पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और इम्पॉर्टेंट लिरिक पोइम जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, शायद आपको भी कई बार कंफ्यूज करता होगा कि ब्रेक 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 इज अ लिरिक पोइम। वो क्या है? एक लिरिक पोइम है। कहीं कहीं पर आपको इलेजी देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये प्योर इलेजी नहीं है, इलेजिक लिरिक कह सकते हो। ठीक है, हम जरा इस क्वेश्चन को, इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। ठीक है, आप यहां से देखो सही से, ब्रेक 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 पोएम लिरिक है या इलेजी है? ठीक है, तो एजेक्ट क्लासिफिकेशन सही उत्तर क्या है? ये एक लिरिक पोइम है। ठीक है, प्योर या फॉर्मल इलेजी ये नहीं है। फिर इलेजी क्यों लगता है हमको? इलेजी ये इसलिए लगता है, देखो इलेजी वह कविता होती है जिसमें किसी की मृत्यु पर कोई शोक व्यक्त किया गया हो, लॉस सारू ग्रिफ का भाव हो। तो ब्रेक ब्रेक में भी आपको ऐसा दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? आर्थर हेल जो आर्थर हेनरी हेलम है, इनकी मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ब्रेक 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 को लिखा था। तो आर्थर हेलम की मृत्यु का शोक भी है, दुख और लॉस साफ दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं एलेजिक लिरिक। ठीक है, शोक भाव वाली एक लिरिक है। अब लिरिक क्यों कहा जाता है? मेन रीजन क्या है लिरिक कहने का? लिरिक की पहचान सबसे अच्छी होती है कि कवि की जिसमें व्यक्तिगत भावना हो, छोटी पोइम हो, एक ही मूड यानी कि ग्रिप हो, म्यूजिकल इमोशनल हो। तो इसीलिए ब्रेक ब्रेक में ये सब जॉनर के रूप में दिखता है, और इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? लिरिक मानते हैं। अब प्योर इलेजी क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल इलेजी होती है वो आमतौर पर डेथ पर शोक, या किसी की प्रशंसा, डेथ पर प्रशंसा की जाए, कांसोलेशन किया जाए, एक्सेप्टेंस किया जाए। लेकिन इस कविता में ना तो हेलम की प्रशंसा हुई, ना कांसोलेशन हुई, केवल म्यूट अनएक्सप्रेस्ड ग्रिफ दिखाया गया है। इसीलिए इसे फॉर्मल इलेजी हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत याद रखने लायक चीज है कि ब्रेक 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 पोइम जो है वो एक लिरिक पोइम है, और विद इलेजिक टोन के साथ। ठीक है, तो इलेजिक लिरिक आप इसे बोल सकते हो, इट इज एन इलेजिक लिरिक, नॉट अ फॉर्मल इलेजी। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है ब्रेक ब्रेक का, इसलिए मैंने इतना डिटेल किया इस ऑप्शन को। देखो, दो ऑप्शन मैंने सिमिलर इसीलिए लिए हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि ब्रेक ब्रेक जो है क्या है, एक लिरिक पोइम है, इसी को टिक करना है। और अगर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख जाए, ठीक है, इलेजिक लिरिक, तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रेक 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 में हमने ये तीसरा सी ऑप्शन क्यों लगाया, क्योंकि ये लिरिक पोइम हमने क्यों दिया। ठीक है, तो आज आपको कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि एलेजी क्यों नहीं है, ये लिरिक क्यों है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कि द पोइम ब्रेक ब्रेक इज ओकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ। अगर हम कविता ब्रेक ब्रेक की बात करें तो किसकी मृत्यु के कारण लिखी गई? आर्थर हेलम की मृत्यु के कारण इसको लिखा गया, सी ऑप्शन। यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक दोस्त थे, कैम्ब्रिज फ्रेंड थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी दोस्त कह सकते हो, फ्रेंड कह सकते हो। इनकी मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने इस कविता की रचना की। अगला क्वेश्चन है, आर्थर हेनरी हेलम डाइड इन द ईयर। आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। और अगला क्वेश्चन है, दी पोइम वाज प्रोबेबली कंपोज्ड इन। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के अगले साल संभवतः इस कविता की रचना की गई, तो 1834 में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक 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 वाज पब्लिश्ड इन। ये जो ब्रेक ब्रेक पोइम है, इसकी रचना तो 1834 में हुई, लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1842 में इसको पब्लिश कराया गया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल इमोशन एक्सप्रेस इन द पोइम इज। इस पोइम के अंदर मुख्य भावना क्या है, या कौन सी मुख्य भावना को व्यक्त किया गया है? तो दुख को व्यक्त किया गया है, क्योंकि इनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। इससे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ज्यादा दुखी दिखाए जाते हैं, और उनकी मृत्यु के एक साल बाद लगभग इस पोइम की रचना करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बोला गया, दी पोइट कन्वेज हिज ग्रीफ मेनली थ्रू। कवि अपना दुख मुख्य रूप से किसके माध्यम से व्यक्त करता है? तो इस पोइम को जब आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि जो पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो मुख्य रूप से अपने दुख को सिंबल्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेकिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट द स्टोन सिंबलाइजेज। पत्थरों से लहरों का टकराना किसका प्रतीक है? पत्थरों से लहरों का टकराना जो है वो द पोइट्स ब्रोकन हार्ट, इसका सिंबल दिखाया जाता है।
जब वो लहरें पत्थरों से आकर के टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कवि को जैसे उनका दिल जो है वो तोड़ा जा रहा हो, टूटे हुए दिल को वो शो कर रहे हों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 9 नंबर पे, द सी इन द पोएम एक्ट एज अ सिंबल ऑफ, यानी कि कविता के अंदर पोएम के अंदर समुद्र जो है सी किसका प्रतीक है, तो कवि का आंतरिक दुख को वो एक्सप्रेस कर रहा है, द पोइट्स इनर सारो। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 10 नंबर पे, द रिपीटेड वर्ड ब्रेक सजेस्ट, जो रिपीटेड वर्ड है बार बार दोहराया गया एक शब्द है इस पोएम के अंदर ब्रेक, इसको 3 बार ब्रेक ब्रेक, ये क्या दर्शाता है, ये भावनात्मक तीव्रता और उनके दर्द को दर्शाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, इमोशनल इंटेंसिटी एंड पेन को दर्शाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर सोज द पोइट्स। अगर हम 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि अरे हे सागर, हे समुद्र, और काश मेरी जबान कह पाती, कवि का क्या दिखाता है, तो दुख व्यक्त करने में असमर्थता को दर्शाता है, इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी कि इस लाइन में ये पता लगता है कि कवि के अंदर बहुत सारा दुख भरा हुआ है लेकिन वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दी पोएट्स थॉट आर, जो कवि के थॉट हैं वो किस तरीके के हैं, कवि के विचार कैसे हैं, बहुत ज्यादा दबे हुए और अनकहे हैं। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबे हुए, अनअटर्ड का मतलब होता है अनकहे, यानी कि ऐसे विचार ऐसे थॉट जो दबे हुए हैं उनके दिल के अंदर और जो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द लाइन, और एक लाइन दे रखी है, द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड रेफर्स टू, बोला गया है पंक्ति के अंदर कि एक बीते हुए दिन की कोमल कृपा इस किस चीज को रेफर करती है, द पास्ट हैप्पीनेस विद हेलम। ये लाइन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि हेलम के साथ उनकी जो बीते हुए दिन थे कितने खुश भरे थे, कितनी हैप्पीनेस थी उन दिनों में जब वे अपने दोस्त के साथ घूमते थे फिरते थे मौज मस्ती करते थे। तो इस लाइन में उनके पास्ट हैप्पीनेस जो हेलम के साथ बिताए थे उनको एक्सप्रेस किया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो इस दुनिया को छोड़ करके हमसे बहुत दूर चला गया है और कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, किस विचार को उजागर करता है, अपरिवर्तनीय क्षति, एक ऐसी क्षति, एक ऐसा लॉस जो इरिवर्सिबल है, यानी कि जिसको वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है 22 साल की उम्र में ही अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हो जाती है, भगवान जो है उसके दोस्त को उससे छीन लेता है, तो वो कहता है ये जो क्षति है वो एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन टोन कैसा है, बहुत ज्यादा मलंकलिक है, यानी कि बहुत वेदनापूर्ण है, बहुत दुख से भरा हुआ है, कवि बहुत दुखी है अपने दोस्त की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, नेचर इन द पोएम रिफ्लेक्ट्स, इस पोएम के अंदर प्रकृति क्या दर्शाती है, तो कवि की भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, द पोएट्स इमोशनल स्टेट। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया द पोइट एड्रेसेस द सी यूजिंग, यहाँ पर कवि समुद्र को संबोधित करने के लिए उपयोग करता है, किस चीज का उपयोग करता है समुद्र को, तो हे सी करके वो कहता है, सॉरी ओ सी करके कहता है, तो ओ सी मतलब अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द पोएम शोज टेनिसंस बिलीफ दैट, कविता टेनिसन के किस विश्वास को दर्शाती है, इस पोएम के अंदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के किस तरीके के विश्वास को दर्शाया गया है, कुछ नुकसान स्थायी होते हैं यानी कि सम लॉसेस आर परमानेंट, वो ये भी जानता है कि हर एक व्यक्ति का जब जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन उसको मरना भी है, तो ये जो लॉस है ना वो एक परमानेंट लॉस है, तो इस चीज को भी दर्शाती है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, द इमेजरी इन द पोएम इज मेनली, अगर हम इस पोएम में इमेजरी की बात करें, यानी कि कविता में इमेजरी मुख्य रूप से है तो प्राकृतिक और प्रतीकात्मक है, नेचुरल और सिंबॉलिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का देख लो कौन सा है, 20 नंबर की अगर हम बात करें, ओवरऑल द पोएम प्रेजेंट्स ग्रिफ एज, अगर कुल मिलाकर के कविता दुख को इस प्रकार प्रस्तुत करती है, तो किस तरीके से इस पोएम के अंदर दुख को व्यक्त किया गया है कवि के द्वारा, बहुत ज्यादा डीप यानी कि गहरा, साइलेंट और इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि ऐसा दुख व्यक्त किया गया जो बहुत गहरा है, शांत है और उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्रेसिबल है।
अब इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को हम फोकस करेंगे जो कि एग्जाम बेस्ड होंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी द स्टोन सिंबलाइजेज। बोला ये गया है कि जो ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी है, इसमें स्टोन्स किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, किस चीज का प्रतीक है? तो इमोशनल हार्डनेस एंड लॉस। जरा इसको समझ लीजिएगा किस तरीके से ये इमोशनल हार्डनेस एंड लॉस को दिखाते हैं। यहाँ पर कोल्ड ग्रे स्टोन्स साधारण पत्थर नहीं है, ये एक सिंबल के रूप में कवि के टूटे हुए हृदय के जीवन की जो नीरसता है, दुख है, शून्यता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। जिस तरह से समुद्र की लहरें बार बार पत्थरों से टकरा करके टूटती हैं, उसी तरह से कवि का हृदय भी दुख से बार बार टूट रहा है। इसलिए पत्थर भावनात्मक कठोरता और कवि ना पूरी करने वाली क्षति का प्रतीक दिखाए गए हैं। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर पे बोला गया ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी द लाइन सजेस्ट। ये जो लाइनें हैं वो किस चीज को सजेस्ट करती हैं? तो फेलियर ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस सारो, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब जरा समझ लो कैसे करके बी ऑप्शन हो जाएगा। इस पंक्ति में जो पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो कहते हैं कि उनके मन में जो दुख भरे विचार उठते हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए संभव नहीं है। इससे यह पता चलता है कि दुख इतना गहरा है कि भाषा असफल हो जाती है, उनके पास शब्द ही नहीं बचते कि अपने दुख को एक्सप्रेस कर सके। कवि का जो शोक मौन और कभी ना व्यक्त करने वाला दुख बन जाता है। इसीलिए इस पंक्ति में जो कवि हैं वो ऐसे दुख को व्यक्त कर रहे हैं, भाषा की असमर्थता को दिखाई पड़ता है कि उनके पास ऐसे शब्द ही नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है जिससे वो अपने दुख को एक्सप्रेस कर सकें। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। द टेंडर ग्रेस द ऑफ अ डे दैट इज डेड। बोला ये गया है कि डे दैट इज डेड, इससे क्या मतलब निकालते हो आप? किसी एक दिन से नहीं, बल्कि कवि के जीवन का वह समय जब आर्थर हेनरी हेलम जीवित थे। उस समय बहुत ज्यादा खुश था कवि, उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करके ये बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और इसमें एक शब्द और आया है, टेंडर ग्रेस, उस कोमल सुखद अतीत को दर्शाता है जो अब हमेशा के लिए चला गया, यानी कि उसका दोस्त मर करके दूसरे स्वर्ग में चला गया है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और उसके द्वारा जब वो जीवित था उस समय जो हमने उसके साथ पल व्यतीत किए थे खुशी के, उस तरीके के पल अब हम कभी भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इर रिकवरेबल हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि ये ऐसे पल हैं जिनको अब हम रिकवर नहीं कर सकते। तो कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। अब इसका क्या मतलब है? परमानेंट लॉस है ये तो। कैसे परमानेंट लॉस है? जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं कविता में तो सबसे दर्दनाक और निर्णायक स्टेटमेंट लगता है। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में साफ साफ ये बात कहता है कि जो अतीत की खुशी है, जो पिछली खुशी है, प्रिय मित्र के साथ जो बिताया गया समय है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। यहाँ ना तो उम्मीद है और ना ही किसी तरीके की सांत्वना है, क्योंकि वो तो मर चुका है। ये परमानेंट लॉस हो गया है और इसको हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन लाइन नहीं पूछा गया है कुछ। द रिपीटेशन इन ब्रेक 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 इज एन एग्जांपल ऑफ। बोला ये गया है कि ये जो ब्रेक 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 रिपीटेशन दिखाया गया है, इसमें किसका? तो रिपीटेशन ऑफ इमोशनल एम्फेसिस, यानी कि ब्रेक शब्द की बार बार जो पुनरावृत्ति दिखाई गई है तो कवि के बार बार टूटते हुए दिल को दर्शाती है, कवि की तीव्रता को बढ़ाती है, यानी कि जो उसका दुख है उसके दिल के अंदर उसकी तीव्रता को बढ़ाती है और कविता को एक म्यूजिकल और इमोशनल प्रभाव देती है। ये ना तो एलिट्रेशन है ना मेटाफर है, बल्कि एक भावनात्मक बल इम्फेसिस के लिए यहाँ पर रिपीटेशन किया गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो इसे एलिट्रेशन कहीं लगा दो, क्योंकि बी शब्द का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।